हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज से हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि बिहार दरोगा जो आपके 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित हमने एक सीरीज शुरू किया है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मार्क्समैन बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक जो आपने ये बुक देखा होगा, बिल्कुल बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित ये बुक बनाई गई है। तो इसको लेकर के हम लोग चलेंगे जिसमें कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है जो आपके 26 दिसंबर को होगी उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसमें आपके कुल 100 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं जो कि डिस्कशन के साथ हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कशन करेंगे और सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। पर इसमें हमने शुरुआत यहाँ से किया है जिससे कि प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। हम लोग इस सीरीज में इस बुक की सबसे पहले जो कवर करेंगे वह करेंगे साइंस पार्ट को। और साइंस पार्ट में अगर देखेंगे तो हमें ये सीरीज कहाँ पर दिखती है, टेस्ट नंबर 63। टेस्ट नंबर जो 63 है वहाँ से हमें साइंस की और फिजिक्स की शुरुआत होती है। तो फिजिक्स में आज के जो सेट है, सेट नंबर फिजिक्स के लिए 1 और ओवरऑल 63, इसमें हम जानेंगे मापक, मात्रक इकाई, पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, स्थूल पदार्थों के गुण एवं प्रकाश पर आधारित प्रश्नों को। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जब भी एड्स मिले आपके फ़ोन पे जब आती है तो उसे आप प्लीज़ स्किप ना किया करें। थोड़े 10 सेकंड 15 सेकंड के ऐड होते हैं, उसे आप पूरा देखे करें। ये हमारे मेहताना के रूप में आप हमारे लिए इतना कर सकते। तो चलिए देखेंगे आज के पहले प्रश्न को कुछ इस प्रकार से। देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये सभी मापक एवं मात्रक से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता की जब बात करेगा तो ओम मीटर। पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी की इकाई मानी जाती है प्रकाश वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, कहता है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है कितने प्रकाश वर्ष के? तो सही आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष का। सातवां प्रश्न है पारसेक मात्रक है किसका? पारसेक दूरी की मात्रक होती है। अगला प्रश्न है 8वां कि एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर से हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 यानी कि 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां कि 1 माइक्रोन बराबर है कितना का? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना सेंटीमीटर? तो 1 माइक्रोन का जो होता है ये 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को दर्शाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी कितना है? 1000 मीटर। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर की 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितने ग्राम के? 10⁻⁻12 ग्राम के होते हैं 1 पिकोग्राम। पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल दाब का इकाई होता है, प्रेशर की इकाई होता है। प्रश्न है हमारा 15 नंबर की पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार होता है पारिस्थितिकी दबाव। अगला प्रश्न है 16 नंबर की 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसका? तो सही आंसर है 1.0 बार के।
कितना हो जाएगा 1.0 बार। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर, कहता है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है। आपने कभी कभी देखा होगा एक टंकी में लिखा रहता है, ऊपर जो रहता है उसमें गैलन लिखा होता है। यहाँ पर बात किसका की गई है, बैरल का। तो एक बैरल में होता है 159 लीटर। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, कि निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है। तो न्यूनतम इकाई जो कि फर्मीमीटर होती है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की बहाव के लिए क्यूसेक के माप प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कभी सिंधु नदी जल विवाद होता है, कावेरी जल विवाद होता है, तो कहा जाता है कि सिंधु नदी वाला जो है कि इतना पानी छोड़ दे, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा है, 500 क्यूसेक। क्यूसेक क्या है कि जल की बहाव है, यानी कि उसकी धारा की जो तेज गति है वो उसको मापते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। तो सही आंसर है डॉप्सन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, आगे जो प्रश्न है मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित है। 21वां प्रश्न कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग करते हैं, जब डूबी हुई रहेगा तब। 22वां है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालक द्वारा लाया जाता है। इसमें सभी प्रश्न वैसा ही प्रश्न दिया हुआ है जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछे जाने की संभावना है। तो आपको एक तरह से ऐसा लग रहा होगा कि ये सारा कुछ हम जानते हैं, तो ये आपका रिकॉल पर्पस बहुत ही अच्छा काम करेगा। आगे है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किससे, ऑडियोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब को, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब की जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक फेरेट की, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 27वां है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे, तो दूध के अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से। अगला है 28वां, कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो सोने की शुद्धता के लिए हम कैरेटोमीटर, जो आप सुने होंगे 24 कैरेट 22 कैरेट, तो वही है कैरेटोमीटर, 18 कैरेट। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्त दाब को मापते हैं। प्रश्न है हमारा 31वां, कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, एक्टिनोमीटर भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। 32 नंबर प्रश्न है कि राडार प्रयोग में आता है किस लिए, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम राडार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33वां, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर पर भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं रिएक्टर पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पैमाने से, रिएक्टर पैमाने से। इसलिए हम किसी भी प्रश्न के अन्य ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सभी प्रश्न कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिपीटेड आपको आगे मिलता जाता है। अगला है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो भूकंप मापी यंत्र के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्रेस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है किसका, क्रेस्कोग्राफ से हम किसको मापते हैं, तो पौधे की वृद्धि को मापते हैं। अब आगे का जो पॉइंट है वह है यांत्रिकी, यानी कि यांत्रिकी से संबंधित प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन, ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल और आयतन। यहाँ पर बात क्या है, सदिश नहीं है, यानी कि हमें चुनना है अदिश, तो आयतन जो है अदिश है। हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में जो सदिश राशि है वह है संवेग। 40वां प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में हम द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं। 41वां है कि बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। हमारा अगला प्रश्न है 42वां कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण क्या दर्शाता है? कि ऊर्जा का न तो सृजन होती है और न ही नाश होती है। हाँ, ऊर्जा न तो उत्पत्ति की जा सकती है न ही उसकी खत्म किया जा सकता है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। 43वां है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसमें कौन काम करेगा? तो गति का जड़त्व काम करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे ही चलना आरंभ करता है तो गति का जड़त्व काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा 44वां कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है और घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर चल नहीं पाते। जिनको गिरने का शौक होगा वो वहां पर गिरे हुए व्यक्ति बनकर जा सकते हैं। अगला है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो प्रतिक्रिया क्या होगी? यह आर से कम होता जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 46वां कि तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्या होगा कि परवलयी वक्र का आकार ले लेगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न हमारा 47वां कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। त्वरण बराबर क्या होता है? तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहां पर a आपका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t आपका समय को डिनोट करता है। आगे जो हमारा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में पहला प्रश्न और ओवरऑल देखें तो 48वां कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 तरह के न्यूटन है, चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन आपको एक चीज दिखा दे रहा है पहले ही कि न्यूटन खाली सिर्फ न्यूटन एक नहीं है, 2 न्यूटन है, एक चार्ल्स है और एक आइजैक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। 50वां प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया है। तो अगर आपने 50 तक पहुंच गए तो जल्दी से कमेंट में डालिए 50 लिख करके जय हिंद, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अगला देखेंगे प्रश्न हमारा 51वां कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। 52 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए तो वह कहां जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहेगा और भूखड़ व्यक्ति अपना मुंह खोले रहेगा, उसके मुंह में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए गिरेगा तो मुंह नहीं खोलिएगा। आगे देखेंगे 53 नंबर है पीसा। कहते हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसी के तल से बीचों बीच गुजरती है, इस कारण से। 54 नंबर की प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कितना?
अभी जितना है उसके 1/4 यानी कि 1/4 भाग हो जाता। प्रश्न क्या कहा कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसकी स्थान अगर दुगनी हो जाती है तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो वर्तमान में जो है उसका 1/4 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान लंबाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। सभी साथ साथ पहुंचेंगे एक समान सतह से गिराए जाने पर। अगला प्रश्न हमारा 57 नंबर कहता है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। लोहे और लकड़ी के समान भार की समान गेंद है तो क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर बात किया है हवा का। इससे पहले का जो प्रश्न था वो निर्वात का बात कर रहा था, इस कारण से सभी के सभी एक समान आ रहे थे। प्रश्न हमारा 58 कि किसी पिंड का भार क्या होता है, तो किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहां पर सर्वाधिक होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। 59 है कि भारहीनता होती है। भारहीनता क्या है, तो भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जब शून्य हो जाती है तो उसे हम भारहीनता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर की यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो वस्तु का भार जो है वो हमेशा शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, यानी कि द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि पृथ्वी के चारों ओर प्रक्रिया कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उसके गति की आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ये लंबा लंबा ऑप्शन है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है और वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो ये प्राप्त कहाँ से करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे देखेंगे 63 नंबर प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर समान त्वरण से गति कर रहा हो तब। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, किसकी लंबाई पर, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जो उसकी पेंडुलम की जो लंबाई होती है उस पर। 65वां प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है 66वां कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, घट जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस समय, शीतकाल के समय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 68 की पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर। सूर्य का कितना होता है ये कमेंट में बता देंगे, मैसेज में। आगे 69 है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। किसी भी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग फेंका जाएगा तो क्या होगा, वो वापस आ जाए, क्योंकि उसके लिए चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 70 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इस कारण से। आगे के पॉइंट हैं स्थूल पदार्थों के गुण, इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है और ओवरऑल से 71वां कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है, पृष्ठनाभ सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि
क्यों होती है? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव मौजूद होता है। अगला प्रश्न है हमारा 73 कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का जो तल है तनाव पानी से कम होता है, इस कारण से। 74वां प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। हाँ। 75 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे। पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, इसके साथ साथ एक संवहन उत्तक भी काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। 76 नंबर प्रश्न है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कैपिलरिटी, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव यहाँ पर काम करेगा आपके ऑप्शन के अनुसार, और ऐसे केशिकत्व क्रिया होती है। अगला प्रश्न है 77 कि एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन, यानी कि सही आंसर है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किसके कारण? वायु दाब में कमी होने के कारण। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पास्कल का पास्कल नियम काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में हाइड्रोलिक प्रेशर में पास्कल का नियम काम करता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम इंगित करेगा? तो जब अचानक गिरेगा तो तूफानी, धीरे धीरे चढ़ेगा तो शांत, और हल्का हल्का होगा नीचे तो बारिश। 82 नंबर प्रश्न है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो सही आंसर है कि 82 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। 83 नंबर प्रश्न है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो सही आंसर है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला प्रश्न है 84 की बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि? तो झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। प्रश्न वही है, घुमा करके लिखा हुआ है सारा कुछ। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा कौन सा? डेंसिटी, यानी कि घनत्व। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, उससे ऊपर नीचे जाने पर घटता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे का कम होता है। 88 कहता है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। 89 है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, जिसे सरफेस टेंशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 90 कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है? तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। कौन सा? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, उत्प्लावन का सिद्धांत काम करता है, बायोनेट फोर्स। आगे है हमारा 91 नंबर प्रश्न कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका क्या होता है? कम घनत्व के कारण तैरता है। समुद्र इसमें प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1/9, नहीं 10 नहीं, आइसबर्ग का पूछ रहा है तो 1/9 है।
93 है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। 94 है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। 96 है कि जब कोई जहाज पानी में से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, क्योंकि घनत्व वहां पर ज्यादा हो जाता है। आगे पॉइंट है प्रकाश से संबंधित, तो इसमें देखेंगे 97 कहता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसा? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी। 98 है कि प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 99 है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से न्यूनतम होता है। आगे है 100 नंबर आखिरी प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। तो ये था आज का सेट नंबर 63 का पूरे 100 के 100 प्रश्न। आपको पीडीएफ जो हमने दिया है उसमें आपका आंसर की भी शामिल है, तो आप आंसर की देख लेंगे। कुछ प्रश्नों का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, उसको सुधार कर लेंगे। हम लोगों ने सुधार करके ही वहां पर आंसर दिया है। क्लियर? तो आशा करेंगे आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने इसमें अच्छे प्रश्न को सॉल्व भी किया होगा। आप कमेंट में बता सकते हैं आपके 100 में कितना मार्क्स आपने लेकर आए हैं। साथ ही साथ आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि आपके दरोगा एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे और साथ ही जाते जाते अपने वीडियो को एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेंगे, ताकि इसके आगे की सभी वीडियोज आपके पास समय पे मिलता रहे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।